चलिए बच्चों, सीरियल नंबर 2 पे आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डील करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या है, आपको ये रिवीजन क्लास है जिसमें घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को डील कराना है और चूंकि ये पूरी ज़िंदगी काम आएगा तो इसको बार बार आपको देखना है। या तो आप डाउनलोड करके देख लो या आप बार बार इसको रिपीट कर लो। और मैं तो कहता हूँ जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे हो, जैसे भी कंडीशन में हो, हेडफोन है तो हेडफोन में, बिना हेडफोन के भी आप इसको सुनो, केवल रिवीजन करो। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला, कोई समझाने वाला काम नहीं है। सुनना है और अपने तैयारी को परखना है, क्योंकि एग्जाम के पहले सुना हुआ और देखा हुआ चीज़ याद रहता है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक निरंकुशता, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1935। ठीक है, समय कम है वरना मैं इसको और डिटेल में खींचता, लेकिन अभी हमारे पास में समय नहीं है, इसीलिए अपन इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी निरंकुशता शब्द जो आप लोग को थोड़ा अधिक जटिल लग रहा है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1935 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, इसलिए संवैधानिक निरंकुशता इसको कहते हैं, क्योंकि एक जटिल विस्तृत एक अधिनियम था। यह भारत के लिए तैयार किया गया संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है, इसलिए संवैधानिक निरंकुशता कहा गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को समझ के उत्तर दीजिए। बताइए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित किया गया है? 19 में, 1919 में, कि 9 में, 35 में या 47 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1935। अभी जस्ट अपन देखें ना, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो और देखिए, कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी उस समय पे, इसकी भी चर्चा यहाँ पे किया गया है। समय नहीं तो और डिटेल में अपन जाते हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी। तो क्या चीज़ नहीं था भाई? पहला चीज़ को देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था क्या? ठीक। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था क्या? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था क्या? इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था क्या? तो इसका आंसर बी गलत है। अवशिष्ट, देखिए बी यहाँ पे लिया है, नहीं था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ऐसा जो कह रहा है। तो ऊपर में इसका डिटेल दिया है, लेकिन अपने पास समय कम है क्योंकि ये रिविजन क्लास है, इसीलिए अपन उसमें समय नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को अगले महीने पीएससी के प्रीलिम्स अटेंड करना है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? अब यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। क्या कैबिनेट मिशन था, या साइमन कमीशन था, या क्या था? यहाँ पे भारत शासन अधिनियम था, या भारत शासन अधिनियम 1919 था। तो इसमें आपको लेना है 1935, जो कि अभी हम लोग चर्चा करके देख लिए हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किसके तहत लागू किया गया? तो 1935 में ही अपन ने देखा था केंद्र में द्वैध शासन लागू, और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू, देखे थे ना। और ये क्या था? 1909 का पार्लियामेंट सुधार, ये क्या था? याद करो, कम्युनल सांप्रदायिकता के ऊपर ये था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देके हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवा दिए थे अंग्रेज लोग। ठीक, क्वेश्चन 27 को देखना है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें था? जाहिर सी बात है, हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? संघीय शासन की व्यवस्था की थी 1935। ठीक है, और यहां पे इसका आंसर बताइए भाई। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आएंगे। भड़ाभड़ मतलब समय निकालिए भाई, इसको डेली देखिए, डेली रिवीजन कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी वो क्या थी? तो भारत संघ था, फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं था, और यूनाइटेड इंडिया नहीं था, या इंडियन कॉन्फ्रेंस नहीं था, तो क्या था? भारत संघ था। ठीक है, 1935 के तहत। ये यहाँ पे पूरे डिटेल दिया है, लेकिन अपन इसमें समय नहीं है तो नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? तो देखिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था, मतलब
टाइम पास था। ठीक है, इसका आंसर आपको लेना। देश के लिए लिखित संविधान, इस समय 1935 में लिखित संविधान आया ही नहीं था, लेकिन विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि आया था। एक संघ की योजना पर विचार हुआ था। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का संवाचित हुआ था या नॉमिनेटेशन हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें थी, ये लिखित संविधान नहीं था। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, हमारे भारतीय संविधान को जब लिखित संविधान हमने तैयार किया तो कितना दिन लगा था? कमेंट करके बताओ। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, सब जानते हो लेकिन चुप बैठे रहते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। बताइए क्या आंसर है? चूंकि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं 1935 के बारे में, फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें कि क्या क्या चीज इस पे आधारित था। कुछ उपबंध थे, जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना इसमें की गई थी, मैं आपको बताया हूं। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, यह भी मैं बताया हूं। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी 1935 में, क्योंकि प्रांतों में 1919 था और उसको 1919 को खत्म कर दिया 1935 में। ये चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक, द्विसदनी केंद्रीय व्यवस्था लाया गया था, 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। जैसे 2 सदन होता है ना, विधानसभा विधान परिषद होता है ना, वही चीज। प्रांतीय शासन व्यवस्था लाया गया था, प्रांत में शासन व्यवस्था ऐसे से चलना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडल का, वही द्विसदन की बात। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन की बात आया था। फेडरल न्यायालय की स्थापना की बात आया था। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो बात आपने देख लिया। कुछ क्वेश्चन यहां पे भी है, लेकिन उसके पहले यहां पे संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात है। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए तो 3 तरीके से संविधान अपन निर्माण करते हैं, उसकी प्रक्रिया का चर्चा के वीडियो में पहले बना के डाल चुका हूं। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो बताता मैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 46 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद में फिर इसमें फिर क्या होता है, इसके लिए प्रक्रिया चालू होती है, पूरा कंप्लीट बात है। ठीक, तो एक बार आप बोलते तो मैं बताता, लेकिन समय नहीं है, वरना मैं ना इसको पूरा पढ़ा देता मैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चूंकि समय कम है और समय कम है तो अपन समय का महत्व को समझते हुए इस पे काम करेंगे। पहला, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में अपना विचार रखा था, मई में, और मई 1934 रांची में। एम.एन. रॉय का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सुनोगे आप। उन्होंने भी क्या था, देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन के विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 1934 में नाम अगर पूछ दिया तो एम.एन. रॉय ले लेना। 1934 में रांची में स्वायत्त पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संबंधित सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। छोड़िए उस बात को। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? नाम में देखो, अब भी बताया हूँ और पूछ दिया, एम.एन. रॉय। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है 2022 में, जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जान लो आप। और एक क्वेश्चन को पूछा था एमपीपीएससी में, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, 1939। देख लो एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लो। अब उसके बाद देखो, महात्मा गांधी 1939 में हरिजन पत्रिका, जो उसकी हरिजन की पत्रिका थी, ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि जो एससी समुदाय है, जिसे आप हरिजन और छूत के रूप में देखते हो, वो एक्चुअल में छूत नहीं है, वो हरि के जन है, ऐसा करके उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया था। अर्थात प्रभु के जन है, तो छुआछूत भेदभाव क्यों, जाति व्यवस्था क्यों, प्रश्न उठाया था गांधी जी ने, कहा था। ठीक, ऐसे बताया हूँ, बताने के लिए ज़रूरत है। इसको कुछ गलत राजनीति में जोड़ोगे तो बहुत मार मारो तुम अल्लाह। ठीक है, चला देखे थी। महात्मा गांधी ने 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख था, द ओनली वे, केवल एक रास्ता, है ना, द ओनली वे में कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है। मतलब वो बता रहा है ना कि जैसे
हम अपने घर में जानते हैं ना कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है और कैसे उसको सुधारें, उसी तरीके से इनको पता था कि हम अपने संविधान को कैसे बनाएंगे और कैसे देश को चलाएंगे और इसके लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अंग्रेजी के हिसाब से हम क्यों चलें? 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 46 में कैबिनेट मिशन आया, वो चाहती थी कि वो अपने हमारे लिए बनाए, लेकिन हम उनके हिसाब से क्यों चले, हम अपना बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो गांधी ने इस चीज को कहा था। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसमें? साइमन कमीशन था या 1935 था या क्रिप्स मिशन 1942? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे आपको देखना है, चारों ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ये दोनों कथन में से कौन से सही हैं, इसको क्रिप्स मिशन के हिसाब से सोचना है और बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, इस बात को याद रख लेना है। चल देखिए, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे। ठीक, अब जो भी चीज़ था उसको छोड़ो, समय तो है नहीं ज़्यादा अपने पास में, नहीं तो अपन उसमें लंबा चौड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये सब चीज़ शामिल था। युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ये सब नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार, यदि कोई प्रांत ना हो तो अपना अलग से संघ बनाएगा, पृथक संविधान बनाएगा, ये सब बात था। ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करेगा, ये सब था, लेकिन उस पर उतना घुसना बेकार है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रांत होगा, ठीक है, उसमें कितनी जनसंख्या होगी एक प्रतिनिधि में, है ना। तो उस जनसंख्या के हिसाब से उतने प्रतिनिधि आपको दिया जाएगा। उस क्षेत्र में देख लेंगे कि कितने लाख हैं, 8 लाख हैं, 10 लाख हैं, उसमें से एक प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1940 में भारत आया और मिशन ने क्या किया था, अपने रिपोर्ट में बताया था कि संविधान सभा निर्वाचित करने के लिए जो प्रतिनिधि आएंगे प्रांतों से, उसमें प्रति 10 लाख के हिसाब से एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने लोगों की बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1946 के कैबिनेट मिशन में बात आया था। अगला, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था भाई? पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, स्टैफर्ड क्रिप्स था। अब ये तीनों गोरे थे, लेकिन ये विलियम वुड इसमें सदस्य नहीं था। 3 सदस्य देख लीजिए इसमें, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, तीनों थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, अच्छा, स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे ना बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और पैथिक लॉरेंस कौन थे? तो उस समय भारत सचिव थे, है ना। और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ऐसा तो नहीं पूछेगा, इसको ज़्यादा पूछता है। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। और क्रिप्स मिशन बोलते हैं तो उसके नाम से वो अध्यक्ष है करके आपको पता ही है, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, अब यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, पहला भारत शासन अधिनियम 35 के तहत, 1942 के तहत हुआ या 1946 के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। चूंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं कि संविधान सभा का गठन पहले वहाँ पे क्रिप्स मिशन आया, फिर उसके बाद में ये कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है जुलाई में, और यहाँ पे संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी लेना है। ठीक है बच्चों, इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बताना, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ बच्चों? तो बताइए, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
जो कि 46 में आया था। अब इसको दिखाइए, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है और जान लीजिए 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक, ये बात आया था वहाँ पे। ठीक है, वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या तो सभापति आप कह लो बनाया गया था। ठीक, अब इसको बताइए, इस क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष, देखिए भाई थोड़ा सा हॉनेस्टी अपने आप में भी रखिए। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं, भले आप आंसर देख लेते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको लग रहा है कि ये है तो गलत ही सही आंसर करें। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर ना करें। ठीक है, क्योंकि जब आप गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? गलत करके इंसान सीखता है। ये रिवीजन क्लास है, यहाँ बार बार गलती कर लो, पेपर हाल में गलती मान्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है राजगोपालाचारी नहीं था, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राधाकृष्ण नहीं थे या जगजीवन नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्ण नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था राधाकृष्ण, राजगोपाल था, राजेंद्र प्रसाद था, जगजीवन था। ठीक है, एक बार इस मंत्रालय को देख लीजिए। जब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा आया तो उससे 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। कब गया? 2 सितंबर को। इनमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अब कैसे याद करोगे? राज्य करने के लिए शिक्षा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप राज्य कर सकते हो किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम में, किसी भी परिवार में। तो राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। हमारे गांव में एक राजेंद्र जी हैं, भयंकर खाते भाई, मोटू है लेकिन भाई खेती भी अच्छा करते, तो वो राजेंद्र याद करके तुमने याद कर लिया। और जगजीवन राम भैया, जीवन चलाने के लिए श्रम तो करना पड़ेगा ना, तो वो क्या थे? श्रम मंत्री थे। ठीक है, और राधा कृष्ण जो है इस पे सदस्य नहीं थे, है ना। चलिए, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए, प्रथम राष्ट्रीय, देखिए अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? घोषणा पूछ रहा है तो 24 अगस्त 1946। ठीक है, यहाँ पे। और अगर आपको कह दिया जाए, है ना, गठन बोल दे तो 2 सितंबर ले लेना। वो अगस्त को घोषणा और यहाँ पे गठन 2 सितंबर को। ठीक है, दोनों बातें हमने यहाँ पे आपको बताए। देखिए, इसको बताना है आपको। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसको बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था संविधान सभा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह बहुदलीय संरचना नहीं था, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आपको आंसर देना है भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, सही को बताना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, उस समय पे वयस्क मताधिकार का बात आया ही नहीं था। ठीक है, दूसरा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल, बहुत सारी समितियां थी और जिसके माध्यम से क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ, है ना, जिसमें आपका कांग्रेस भी था, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, भारतीय राष्ट्रीय मतलब किसान आंदोलन करने वाले जो नेता थे वो सब इसमें थे। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें समय अपने पास नहीं है तो इसमें अपन चर्चा नहीं करेंगे। इसको देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है उसे आपको देखना है। जो कथन क्या है? गलत है, उसे आपको बताना है। ठीक, देखिए, इनमें इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसने उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है, तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन जिसे आंग्ल भारतीय कहते हैं, और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी पूछ रहा है। तीसरा, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। अगला, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। एकदम
अच्छे से सोच के बताना कौन सा सही है। ठीक है, अब समय कम है चूंकि, इसीलिए अपन इसका आंसर देखेंगे कौन सा सही है ना। कौन सा सही है मैम, इसका आंसर लेना है सी। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, लेकिन संविधान सभा के बारे में गलत कथन को बताना है ना, तो गलत कथन में ये, क्योंकि उस समय मताधिकार नहीं था इसीलिए इस पे थोड़ा मैं बल दिया। ठीक, लेकिन हाँ ये जो बाकी तीनों पॉइंट है ये सब सही हैं, केवल सी को छोड़ के। बड़ी संख्या के समितियों की मदद से इसमें काम किया। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी। अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई, एंग्लो इंडियन पारसी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, वो भी सही था संविधान सभा में। तीसरा, इसमें चुनाव जो प्रक्रिया था 1935 के अधिनियम के तहत 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार को सीमित माना जाता था। ठीक है, इस सभी बातों को आपको याद रखना है ना, और उनको सी को आप देख के एलिमिनेट कर देना। ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ो। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहाँ पे इस चीज को पढ़ना 1, 2 और 3 और 4। तो संविधान देखो, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य थे उसको ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था क्या, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था क्या, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। वही जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख में से एक प्रतिनिधि, अपन इसका चर्चा कर ही चुके हैं, किए हैं ना। अब इसको बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों, यहाँ पे सदस्य के बारे में आ रहा है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो विधानसभा के सदस्य आए थे वो क्या थे इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांत के विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में। चल अगला क्वेश्चन को देखो, संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था। ठीक, सीधे जनता द्वारा, या कांग्रेस के नामांकन पत्र द्वारा, या राज्यों के शासक के नाम द्वारा, या प्रांत की विधानसभा द्वारा। प्रांत की विधानसभा द्वारा में 10 लाख लोगों में एक आदमी को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको तो आप पढ़े हो, 2005 में पीएससी ने पूछा था इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या बोल रहे, स्थायी अध्यक्ष। तो बी.आर. अम्बेडकर थे क्या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, सत्येंद्र सिन्हा थे क्या, राजेंद्र प्रसाद थे क्या, या राधा कृष्ण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना है, और 9 सितंबर 2 दिन का गैप याद रखना, 9, 11 और 13 ऐसा करके। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सत्येंद्र सिन्हा ने, 9 दिसंबर का। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 13 तारीख को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था नेहरू ने। ठीक है, अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम बैठक की अध्यक्षता, यहां पे इसका आंसर आएगा, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा थे। बाद में तो राजेंद्र प्रसाद बने ना, तो राजेंद्र प्रसाद को मत लेना, ये प्रथम बैठक शब्द आया है तो सचिदानंद सिन्हा को लेना। स्थायी बोलता तो फिर आप राजेंद्र प्रसाद को लेते, है ना, और इन तो थे ही नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं बच्चों। और अच्छे से आप लोग रेडी रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना समय देंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, और हाँ ये रिवीजन क्लासेस है भाई, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि डेली अब मैं वीडियो दूंगा, डेली घटना चक्र का प्लेलिस्ट बना करके मैं आपके बीच में रखूँगा। ठीक, और हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास आपको लेना है, कोई भी क्लास करना है, डेमो देख लीजिए फिर क्लास लीजिए। ठीक, मैं खुद एक वर्किंग हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 250 से ज़्यादा 270 बच्चों का सिलेक्शन विभिन्न छोटे मोटे एग्जाम में हो गया है। कोई भी कोर्स आपको लेना है आपको मिल जाएगा घर बैठे, प्लस स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रयास अच्छा लगा हो, रिवीजन अच्छा लगा हो, चूँकि समय बिल्कुल नहीं है इसीलिए हड़बड़ी में कर रहा हूँ, तो चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और हाँ, अपने घर वालों को भी ये सब क्वेश्चन को बता दो, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उनको भी क्या हो, एक नॉलेज वाला वीडियो मिलता रहे कंटिन्यू, क्योंकि ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। अभी संविधान पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद इतिहास पकड़ूंगा, फिर पर्यावरण पकड़ूंगा, फिर छत्तीसगढ़ पकड़ूंगा, ऐसे चलाएंगे। और इसका प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।